चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे, यह बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में। कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य का शासन तंत्र चल रहा था, वहाँ पर किस तरह से शासन प्रणाली थी और इस शासन प्रणाली में कैसे लोग भाग लेते थे और इसका विकास किस तरह हुआ था। आज के टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य के शासक किस तरह से कार्य करते थे और उनके द्वारा कुछ मुख्य घटनाओं का उल्लेख करेंगे, जिसमें ये जानेंगे कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य के शासक युद्ध नीति को अपना करके या फिर अपने कार्य को करके गुप्त साम्राज्य को 300 वर्षों तक कायम रखते हैं। देखिए शुरुआत तो श्रीगुप्त से हो चुकी थी। श्रीगुप्त ने 240 ईसा पूर्व तक अपना शासन प्रणाली को बहुत प्रगढ़ कर लिया था और इसके बाद उन्होंने 40 वर्षों तक अच्छा शासन किया था। 280 ईसा पूर्व में श्रीगुप्त ने अपने शासन तंत्र को अपने उत्तराधिकारी घटोत्कच को दे दिया, जहां पर घटोत्कच ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। 280 ईसा पूर्व में जैसे ही उसे शासन प्रणाली मिला, वो लगातार ऐसे छोटे मोटे युद्ध कर रहा था जिससे अपने शासन तंत्र को वो मजबूत कर सके। उदाहरण के लिए उसने सबसे पहले छोटे राजाओं जो उनके राज्य के अगल बगल में थे उन्हें अपना अधीन किया, क्योंकि ये राजा जो थे ये गुप्त साम्राज्य के अधीन रहने के बावजूद भी इनके विरोध में कुछ काम करते थे और इसे घटोत्कच ने सीधा तौर पर रोक दिया और उन्हें अपने अधीन रख करके खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। घटोत्कच का जो कार्य प्रणाली था वो उतना ज़्यादा क्रूर नहीं माना जाता है, लेकिन ये कठोर माना जाता है। उनके द्वारा हर राजा को पहली चेतावनी दी जाती थी, जिसमें या तो वो युद्ध नीति को चुनते थे या फिर वो ऐसी कला नीति को चुनते थे जिसके द्वारा वो राजा के अधीन आकर के काम करे। छोटे मोटे युद्ध में घटोत्कच ने अपने मगध साम्राज्य को मजबूत किया और मगध साम्राज्य को पूरी तरह एक सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर घटोत्कच ने पूरी तरह गुप्त साम्राज्य को मगध साम्राज्य के अधीन कर दिया। अर्थात मगध साम्राज्य का जो पूरा दबदबा था ये गुप्त साम्राज्य के अधीन आ चुका था। देखिए गुप्त साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी राजा था वो हम लोग इसके बाद चंद्रगुप्त को मानते हैं, क्योंकि घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त ही वहाँ का उत्तराधिकारी बना और चंद्रगुप्त के आते ही बहुत सारे बदलाव देखे गए। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य के कुछ हिस्सों में जहाँ पर गुप्त साम्राज्य का शासन नहीं, वहाँ की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और ये कुमार देवी जो थी ये लिच्छवी प्रांत की थी और इनके साथ विवाह करने के बाद इन्होंने अपना शासन तंत्र नेपाल तक फैलाया। नेपाल में पहले जब गुप्त साम्राज्य था तब वहाँ पर लिच्छवी प्रांत बहुत अधिक था, इसलिए जब राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ तो लिच्छवी पर भी इनका शासन तंत्र चल रहा था। उपहार के स्वरूप इन्हें मगध साम्राज्य मिला, नेपाल के बहुत सारे हिस्से मिले और इसके दम पर उन्होंने बहुत युद्ध लड़े, जिसके बाद वहाँ पर अपना साम्राज्य को प्रसार किया। देखिए गुप्त साम्राज्य का एक तरह से चंद्रगुप्त प्रथम को बहुत प्रतापी राजा माना जाता है, क्योंकि इनका जो शासनकाल था ये अयोध्या से लेकर के प्रयागराज तक फैला था। इन्होंने और कई ऐसे राज्य जीते थे जहां पर इनका बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। गुप्त साम्राज्य का एक ये भी रूप माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम विवाह नीति के द्वारा अपने शासन को चलाते थे। उन्होंने कई सारे बोल सकते हैं विवाह किए थे, जिसके कारण वो ऐसी नीति बनाते थे जिसमें वो आने वाले राजा या जो उसके प्रतिद्वंदी होते थे उनके साथ युद्ध करने की स्थिति ना बने और बिना युद्ध किए वो उनके राज्य को हड़प लेते थे। किसके द्वारा? विवाह नीति द्वारा। और इस नीति के सहारे उसने बहुत सारे राज्य को अपने अधीन किया था। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने अपने बल और अपने विद्या के बदौलत मगध साम्राज्य के सभी हिस्सों को अपने अधीन किया था, अर्थात गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम कोई ऐसा वैसा राजा नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपनी जिस तरह से कार्यशैलियों को अपनाया था और जिस प्रकार से ये लगातार ऐसे काम कर रहे थे जिससे बिना युद्ध के नीति के ये आगे बढ़ रहे थे और गुप्त साम्राज्य का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इससे यह पता चलता है कि इनका जो कार्यशैली था वो बहुत ही सराहनीय था। इनके बाद बहुत ऐसे काम हुए जिससे इन्होंने क्या किया, गुप्त साम्राज्य को एक पुनः स्थापित करवाया। कि इनका जो शासन तंत्र था वो पाटलिपुत्र से केंद्रित किया गया था। इनका पूरा शासन नियंत्रण पाटलिपुत्र से किया जाता था और इन्हें महाराज धीराज का उपाधि मिला था। इससे पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच को भी महाराजा का उपाधि मिला था और उस समय ये जो उपाधि का जो सिस्टम था ये लागू हो चुका था। और गुप्त साम्राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको जानना होगा कि यहाँ पर कोई भी राजा जब अच्छा काम करता था या कोई भी राजा जब युद्ध करता था तो उसे एक उपाधि दी जाती थी। जिस तरह आज हम लोग अगर अपनी कक्षा में पढ़ते हैं तो क्लास में एक मॉनिटर का दर्जा एक बच्चे को मिलता है जो बहुत तेज होता है और जो क्लास को पूरी तरह मेंटेन रखता है।
उसी तरह गुप्त साम्राज्य में जो भी अच्छे राजा होते थे या शासक होते थे उन्हें उपाधि द्वारा सम्मानित किया जाता था। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज कहा गया। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र जिनका नाम समुद्रगुप्त था वो भी बहुत प्रतापी राजा थे। इसलिए वीए स्मिथ द्वारा उन्हें कई जगहों पर भारत का नेपोलियन कहा गया है। वीए स्मिथ के लिखित बातों में यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो था वो युद्ध नीति में बहुत आगे था और युद्ध नीति में निपुणता होने के कारण उसने सबसे पहले अपने राज्य के अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन्हें वापस अपने खेमे में डाला और वहाँ का राजा खुद बन गया। उसने जितने भी छोटे छोटे राजा थे उन्हें ये देखते थे कि इन सभी के बीच में आपसी टकराव होता रहता था और इसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने खास करके उन राजाओं को अपना निशाना बनाया जो अधिकतर युद्ध में या फिर गलत कामों में अपने राज्य की शक्ति को निहित करते थे। उदाहरण के लिए वो सेनाओं से ऐसे तरह के काम करवाते थे जिससे उनकी सेना फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अपने राज्य में छोटे छोटे राज्यों को मिलाते थे और उसके द्वारा समुद्रगुप्त ने अपना शासन प्रणाली को बहुत आगे बढ़ाया था। इनके द्वारा कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन पर इन्होंने नदियों के द्वारा या बोल सकते हैं कि व्यापार के द्वारा भी अपना आधिपत्य जमाया था। इनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा राजा थे जिन्होंने कुछ क्षेत्रों को जीत तो लिया था लेकिन वहाँ पर अपनी अध्यंता या बोल सकते हैं अपना अधिकार पूर्ण नहीं दिखाते थे। वो बस उनसे कर लेते थे और उन करों के द्वारा वो उनकी सुरक्षा करते थे। कारण यह था कि वो जो राज्य थे जो जिनसे वो कर लेते थे वो इनके केंद्र राज्य से यानी जहाँ पर ये रहते थे वहाँ से काफ़ी दूर होता था। उदाहरण के लिए राजस्थान हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, ये क्षेत्र काफ़ी दूर होते थे इनके क्षेत्र से, इसलिए ये सिर्फ वहाँ से कर लेते थे और उन्हें अपने अधीन रखते थे। मध्य उत्तर भारत में इनका जो शासन प्रणाली था वो बहुत ही मुक्त था। ये वहाँ युद्ध तो जीते थे लेकिन वहाँ पर शासन नहीं करते थे। हाँ, कर वहाँ जरूर लिया जाता था, टैक्स वहाँ से वसूला जाता था और वहाँ के जो भी आदिवासी समुदाय के राजा होते थे उन्हें इन्होंने मुक्त कर दिया था। लेकिन जब भी कोई युद्ध होता था तो इनकी सहायता ये जरूर लेते थे। समुद्रगुप्त अपने युद्ध नीति में आदिवासी समुदाय के जितने भी राजा होते थे उन्हें अपने अधीन रखते थे। उन्हें कर मुक्त भी बहुत बार रखा गया है और उनके जो साम्राज्य होते थे, जो आदिवासियों का साम्राज्य होता था, उस पर ये अपना आधिपत्य नहीं दिखाते थे। लेकिन अगर कभी युद्ध की बात आती थी तो ये उन्हीं लोगों से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए सहायता मांगते थे। कुछ क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं उत्पात मचाया था। जैसे उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में समुद्रगुप्त ने जितने भी राज्य थे सब पर अपना मालिकाना हक दायर किया और वहाँ पर युद्ध जीतने के बाद वहाँ पर बहुत ऐसे कार्यशालाएं बनाए, अपने सैन्य अभियान चलाए जिसके द्वारा वहाँ का जो शासन प्रणाली था वो बहुत मजबूत हुआ। उन क्षेत्रों में ये अपना विकास करने के लिए कर तो वसूलते ही थे लेकिन जिस तरह से मध्य उत्तर भारत में उन्होंने बहुत जगह छूट दी थी लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई छूट नहीं दी थी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इनका जो शासन था वो बहुत मजबूत था। यहाँ पर वो अपने राज्य द्वारा प्रशस्तियों को नियुक्त करते थे और उनके द्वारा ऐसे कामों को लिखने को कहते थे जिनसे वहाँ के कार्यनीति का पता चल सके। इस तरह प्रशस्तियों का भी एक काम होता था कि वो राजा को जानकारी देते थे कि किस राज्य में कैसी घटनाएं हो रही है। इन राजाओं द्वारा कुछ छोटे छोटे राजा भी नियुक्त किए गए थे जो प्रांतों में रह करके अपने राज्य के काज और वहाँ की कार्यशैलियों को राजा को बताते थे। समुद्रगुप्त का ये जो चलन था ये बहुत ही बोल सकते हैं प्रभावी था क्योंकि वो एक नीति निर्देश के आधार पर चल रहे थे। अगला जो राजा था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम जो है विक्रमादित्य भी है। इनका जो शासन तंत्र था ये भी बहुत प्रभावशाली था क्योंकि विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने अपना शासन प्रणाली को विस्तार करने का काम बहुत बड़े जोर शोर से किया था। इनके बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर मथुरा के अभिलेख, उसके बाद लोह स्तंभ के अभिलेख, उसके बाद आप बहुत ऐसे अभिलेख ले सकते हैं जहाँ पर इनका उल्लेख किया गया है। इन अभिलेखों में यह बताया गया है कि किस तरह इन्होंने अपने शासन तंत्र को चलाते हुए बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्हें मुक्त भी किया था। उदाहरण के लिए इन्होंने दक्षिण भारत के कुछ राज्य को इसलिए मुक्त कर दिया था क्योंकि वहाँ पर वे लोग कर देने में सक्षम नहीं थे। इन्होंने खास करके कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक उत्थान का काम किया था। जो भी राज्य कृषि क्षेत्र से विलुप्त था या फिर जहाँ पर भी कृषि की बोल सकते हैं मार पड़ी हुई थी, अर्थात जहाँ पर भूखमरी या फिर ऐसी समस्या होती थी जिसमें सूखा पड़ जाता था, तो वहाँ पर
चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही खुलकर सामने आते थे। उन्होंने अपने राजकोष से बहुत भारी मात्रा में किसानों को पैसे दिए और उनकी सहायता की। अपनी मुद्राओं के द्वारा उन्होंने लगातार किसानों की सहायता की है, इसलिए इन्हें विजराज का उपाधि मिला हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र, मालवा और बहुत ऐसे राज्यों को जीता था। उन्होंने युद्ध नीति तो अपनाई थी, लेकिन जो भी क्षेत्र युद्ध करने में सक्षम नहीं होते थे उन्हें वे बस अपने अधीन लाते थे और अपनी राजकोष से उनकी सहायता करते थे। इनके बाद इनके पुत्र कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी बनते हैं। कुमारगुप्त को शासन प्रणाली चलाने का मौका मिलता है। इनके बाद कुमारगुप्त जो थे वो गुप्त साम्राज्य को चलाते हैं और कुमारगुप्त भी अपने पिता और अपने परदादाओं के जैसे कार्य करते हैं। कुमारगुप्त के अंदर भी ऐसी कई गुण होते हैं जिससे वो एक प्रतापी राजा होता है। ये एक ऐसा राजा था जिसने अन्य राजाओं की तरह सोने के सिक्के चलाए, जिसमें उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली का उल्लेख किया है। कुमारगुप्त द्वारा ऐसे बहुत से सिक्के चलाए गए थे जिनसे यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य का जो शासन प्रणाली था वो हर राज्य में एक समान था। बहुत सारे ऐसे भी सिक्के प्राप्त हुए हैं जहां पर गुप्त साम्राज्य के दंडनीय अपराधों का भी उल्लेख मिला है। बहुत जगहों पर ऐसे कार्य किए गए हैं या ऐसे मूर्तियां अंकित की गई हैं जो सिक्कों से ये पता चलता है कि उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में कला क्षेत्र भी उत्थान कर रहा था। अगला देखिए, जो अगला राजा है यह है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो शासन प्रणाली था वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था, क्योंकि स्कंदगुप्त के समय बहुत ऐसे राज्य थे जो खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। अर्थात इससे यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय जिस तरह से शक के साथ इनका युद्ध हो रहा था, शक एक अलग संप्रदाय था जिनके साथ इनका युद्ध होते रहता था, और इस युद्ध में इन्होंने बहुत हार झेली थी। जहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को हराए थे और उनके राज्यों पर अपना आधिपत्य दिखा रहे थे, लेकिन इसी के उल्टा स्कंदगुप्त जो था वो शकों से हारना शुरू कर दिए थे। उन्होंने बहुत युद्ध लड़े थे जिसमें लगभग सभी युद्धों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए अब गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे सिमट रहा था और इसके सिमटने की शुरुआत स्कंदगुप्त से हो चुकी थी। बहुत राज्यों पर स्कंदगुप्त का सही जो पकड़ था या सही नियंत्रण नहीं था। देखिए, स्कंदगुप्त जो था वो जहां एक और शकों से हार रहा था, शक वर्ग से हार रहा था या शक समुदाय से हार रहा था, वहीं वह हुनों से भी हारता जा रहा था और अंततः हुनों ने स्कंदगुप्त की हत्या कर दी, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। देखिए, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था और इसलिए हुनों ने बहुत अधिक मात्रा में इनके क्षेत्रों को हड़प लिया था, जिसका प्रभाव ये होता है कि इनके जो उत्तराधिकारी थे जैसे पुरुगुप्त थे, नरसिंहगुप्त थे, ये काफ़ी कमज़ोर राजा थे और इन राजाओं की कमजोरियां और इनके जो आलसीपन थे इसके कारण यह साम्राज्य अब घट चुका था, सिकुड़ चुका था और इसलिए इनका जो शासन तंत्र था वो मात्र 480 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक चल पाता है और इस तरह से गुप्त साम्राज्य का जो शासन तंत्र था वो पूरी तरह अंत हो जाता है। इसके बाद हुनों का शासन काल आता है और वो बहुत जगहों पर अपना शासन तंत्र को बहुत मजबूत से चलाते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह गुप्त साम्राज्य के शासकों ने अपनी मुख्य भूमिका से 300 वर्षों तक अपने शासन तंत्र को चलाया था। आशा करते हैं गुप्त साम्राज्य के शासकों की ये पूरी गाथा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।